डेवऑप्स को ज़रूरत होती है। डेवऑप्स को क्या ज़रूरत होती है? अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, डेवऑप्स को जो ज़रूरत होती है वो बेसिकली होती है आपको उसके अंदर लिनक्स के सर्वर को मैनेज करना आना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग आनी चाहिए, उसके लॉग्स देखने आने चाहिए, तो उसके बारे में जो कि अभी हम लॉन्च करने वाले हैं लिनक्स का और टेराफॉर्म का, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स। ओके, सो Linux is the best known and most used wide open source operating system. So just give me a second. Admit. Okay. So open source. What does open source means? ओपन सोर्स उस सॉफ्टवेयर को या उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है जो कि आ, जो जो सॉफ्टवेयर जिन सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल कर दिया जाता है, इंटरनेट पे पब्लिक कर दिया जाता है, और वो लाइक रीडिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और मॉडिफाई भी हो सकते हैं। जैसे आप लोगों को अगर आइडिया हो तो लिनक्स के हमारे पास काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसके अंदर सेंटोस है, उबंटू है। उबंटू और रेड हैट से आप लोग वाकिफ होंगे, नहीं तो उबंटू से तो होंगे एटलीस्ट। फेडोरा है, ओपन सूजे है, लिनक्स मिंट है, ओईएल है, डेबियन है, काली है। तो ये सारे इन लिनक्स के फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर से मुराद कि इसके अंदर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है लिनक्स का, बस थोड़ी बहुत कमांड्स चेंज होती हैं। बाकी अगर हम डेवॉप्स पे आए तो ये जो आप टूल्स यहाँ पे जो ये लोगो देख रहे हैं, क्यूबरनेटीज हो गया, गिट हो गया, डॉकर हो गया, जेंकिंस, लिनक्स, टेराफॉर्म, एंसिबल। तो डेवॉप्स के जो शुरू के जो बेसिक टूल्स है ना, उसके अंदर ये सारे काउंट होते हैं। ये कंटेनराइजेशन में आ गया, ये कंटेनराइजेशन में आ गया, ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन में आ गया, गेट सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट में आ गया, लिनक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, टेराफॉर्म आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड आ गया, और एंसिबल आपका पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मींस सर्वर बनने के बाद की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ऑटोमेट करनी है तो वो आप एंसिबल से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टास्क आप ऑटोमेट कर सकते हैं एंसिबल के थ्रू। जेंकिंस हमारा पाइपलाइन के लिए यूज़ होता है, CI/CD के लिए। Okay, so let's go with the Linux introduction. I just told you that it is a most used open source operating system. ठीक है, ओपन सोर्स का मैंने मतलब भी बता दिया कि इसका जो सोर्स कोड होता है वो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होता है। It was created in 1991 by Linus Torvalds. In 1991 में एक बंदा लाइनस टॉरवल्ड्स ने इसको बनाया था। The code used to create Linux is free and available to the public to view, edit, and for users with the appropriate skills to contribute. जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओपन सोर्स है, तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, और लाइक आपके पास अगर अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं तो आप इसके जो सोर्स कोड है उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और आप एक लिनक्स का नया फ्लेवर भी लॉन्च कर सकते हैं। Widely used for servers and cloud environments. ठीक है,
जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड और क्लाउड इन्वायरमेंट्स में ये काफ़ी यूज़ होती है लिनक्स, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसको आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आपके पास जो आपका स्किल सेट है वो इतना है कि आप उसका जो सोर्स कोड है उसको चेंज कर सकते हैं और उससे नई चीज़ बना सकते हैं। और ये हम सर्वर्स और क्लाउड में ज़्यादातर यूज़ क्यों करते हैं, विंडोज़ क्यों नहीं यूज़ कर सकते, आप सबका अगर ये क्वेश्चन हो तो उसका जवाब ये है कि ये एक तो लाइट है, लिनक्स लाइट होती है, ये हैंग नहीं होती। विंडोज़ के सर्वर्स होते हैं वो हैंग हो जाते हैं, ये हैंग नहीं होती, ये रोबस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको आप कितना भी एक्सटेंसिवली यूज़ कर लें, ये आपको हैंग नहीं होगा ये, और ये फास्ट होता है। Companies and individuals choose Linux for their servers because it is free, secure, flexible, and you can receive excellent support from large community of users. एक और यहाँ पे एडवांटेज आ गया लिनक्स यूज़ करने का, कि जब आप विंडोज़ के सर्वर लेते हैं उसके विंडोज़ सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस बाय करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो लाइसेंस ये लाइक 1 लाख से लेके ये 1 करोड़ तक के लाइसेंस है विंडोज सर्वर्स के, और जबकि लिनक्स फ्री है और ये सिक्योर भी है। Many of the devices you own probably such as Android phones and Chromebooks, digital storage devices, personal video recorders, cameras, wearables and more also run on Linux. आपके जो स्मार्टफोन्स हैं, आपकी जो क्रोमबुक्स हैं, बहुत सारी बहुत सारी जो आप लोग के जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो लिनक्स के ऊपर लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ हो रहे हैं। वो बैकएंड पे होते हैं, आपको दिखते नहीं है, लेकिन वो लिनक्स पे होते हैं। Even Microsoft Windows features Linux component as a part of the Windows subsystem for the Linux। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो हमारी जो ये विंडोज़ है, विंडोज़ 10 हो गई और इससे भी पहले, तो इसके अंदर विंडोज़ हमें अलाउ करता है कि हम लिनक्स को एज अ सब सिस्टम अपने सेम पीसी में, जैसे सेम लैपटॉप है उसके अंदर हम एज अ सब सिस्टम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ WSL। वो आपका एक टर्मिनल की तरह आ जाएगा आपके पास। जब आप उसको एज अ सब सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, आप जब उसको क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपके पास एक टर्मिनल आ जाएगा और उसके ऊपर आपके सारे पार्ट्स वगैरह विंडोज़ के वो आ रहे होंगे, लेकिन वो होगा लिनक्स का। जैसे मैंने यूज़ किया था अपने एक क्लाइंट के लिए, उनका वो WSL यूज़ कर रहे थे एज अ सब सिस्टम फॉर मैनेजिंग द Terraform and other stuff. So I installed it and I used it and it was pretty good. Linux provides very high stability. That is, it does not need to need a reboot after a short period of time. जैसा आप लोगों को पता है विंडोज़ जब भी अपडेट आती है विंडोज़ की और अपडेट होता है उसके बाद रीस्टार्ट मारता है, तो काफ़ी लंबे अरसे के लिए लिनक्स रिबूट नहीं मांगती। ये बहुत कम फ्रीज होती है, बहुत कम स्लो डाउन होती है, जैसा मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। यू कैन वर्क विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑन योर लिनक्स सिस्टम्स। जैसे मैंने आपको बताया ये फास्ट है, ये फ्रीज नहीं होती और किसी भी तरह का आपको लैग महसूस नहीं होता। लेट्स गो टू द अदर स्लाइड। Linux is created for personal computers
Gradually, it is used in other machines like servers, mainframe computers, supercomputers, etc. इनिशियली लिनक्स जो बनी थी वो पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स के लिए बनी थी। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे ये फेमस होती गई, इसके बेनिफिट्स पता चलते गए, ये सर्वर्स में डिप्लॉय होना शुरू हो गई, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में डिप्लॉय होना शुरू हो गई। और नाउअडेज आजकल बहुत ये ज़्यादातर सर्वर्स में लिनक्स यूज़ होती है। Like nowadays, Linux is also used in embedded systems like router, automation controls, television, digital video recorders, video game consoles, smartwatches, etc. तो आजकल Linux जो यूज़ हो रही है ये embedded systems जैसे कि आपके राउटर्स हो गए, आपके गेमिंग कंसोल्स हो गए, टेलीविजन हो गया, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गई। क्योंकि इसका मैंने आपको बताया कि लिनक्स लाइट होती है विंडोज से, लाइट होती है, फास्टर होती है, लैग फ्री होती है, फ्रीज नहीं होती, और सिक्योर होती है। द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ लिनक्स इज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास ही है, तकरीबन सबने कभी ना कभी यूज़ ही किया होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल दैट इज़ रनिंग ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस करता है जो हमारा एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेस, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं। Due to Android, Linux has the largest installed base of all general purpose operating system. जो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी एंड्रॉइड्स हैं हमारे पास, उनका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लिनक्स होता है। In 2019, 100% of the world's supercomputers run on Linux. 2019 में सर्वे के दौरान पता चला था कि 100% सुपर कंप्यूटर्स लिनक्स के ऊपर यूज होते हैं। Out of the top 25 websites in the world, only two are in using Linux. 25 वेबसाइट जो दुनिया की टॉप टॉप वेबसाइट्स हैं, उनमें से दो जो हैं वो लिनक्स यूज़ नहीं कर रही, बाकी 23 लिनक्स यूज़ कर रही हैं। अब 23 क्यों यूज़ कर रही हैं उसके मैं फ़ायदे बता चुका हूँ आपको कि ये फ्री, एक तो फ्री है, सिक्योर है, लैग फ्री है, फ्रीज नहीं होती, और रिबूट नहीं मांगती। 96.3% of the world's top 1 million servers run on Linux. 90% of all cloud infrastructure operates on Linux, and practically all the best clouds host uses. Like 90% of the cloud operates on Linux. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास 90% वो लिनक्स के ऊपर होता है। प्रैक्टिकली जो सारे बेस्ट क्लाउड होस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे बेस्ट क्लाउड होस्ट AWS, एज्योर और GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। Okay, so let's go to the next slide. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लिनक्स के बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, फ्लेवर्स हैं, जिनके नाम है सेंटोस, उबंटू, रेड हैट, फेडोरिया, ओपनसुसे, लिनक्स मिंट, ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स, डेबियन, काली। इनमें जो है वो जैसे रेड है, रेड का आपके पास कम्युनिटी वर्जन है जो कि फ्री होता है, और इसका एंटरप्राइज वर्जन भी होता है। तो जो बहुत बड़ी एंटरप्राइज की जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रेड यूज़ करती हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल लिनक्स है उससे और सिक्योर है ये। बाकी काली हैकर्स और वाइट हैट्स, ब्राउन हैट्स और ब्लैक हैट्स यूज़ करते हैं for the hacking purpose. Okay, so let's go to the Terraform introduction now.
So, Terraform was created by HashiCorp, a company specializing in infrastructure automation and cloud provisioning tools. It was first released as an open source project in July 2014 by Michel Hashimoto, one of the co-founders of HashiCorp. Since then, it has gained significant popularity, has become one of the leading tools for infrastructure as code. Terraform से पहले HashiCorp इतना फेमस नहीं थी, इनके और भी टूल्स हैं, लेकिन Terraform इनका सबसे ज़्यादा फेमस टूल है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यूज़ किया जाता है फॉर द क्लाउड. Some key points for Terraform. As I told you, it was made by HashiCorp, and the guy who made it was Michel Hashimoto. Initial release July 28th, 2014. Open source and enterprise edition. इसके भी दो वर्जन्स हैं, एक ओपन सोर्स है, एक एंटरप्राइज एडिशन है. EE means enterprise edition. Automate and manage your infrastructure. Okay. Automate and manage your infrastructure uses HCL. Terraform जो है वो अलग ही एक कोडिंग लैंग्वेज यूज करती है जिसका नाम है HCL, HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज. ये ओके. सो ये मोर ह्यूमन रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज होती है. लाइक ये C++ की तरह नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है, ये काफ़ी आसान लैंग्वेज है. और इसका और द अगला अगला की पॉइंट ये है कि जैसा बता चुका हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के लिए यूज़ होता है और इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो डेक्लरेटिव होती है. व्हाट इज IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड? आप सब के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड क्या है. बेसिकली अगर आप लोगों को क्लाउड का आइडिया है तो क्लाउड पे हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं UI के ऊपर तो वो हम सीधे क्लिक 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 करके हम जैसे EC2 बनाना है AWS के ऊपर या वर्चुअल मशीन बनानी है आपको एजोर के ऊपर तो वो आप सिंपल क्लिक और ड्रॉप डाउन मेन्यूज में ऑप्शंस चूज कर करके आप नेक्स्ट 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 और वो सर्वर बन जाता है. अब उस सर्वर को एज अ कोड हम बनाएं अपने पास, हम उसका कोड बनाएं और उस कोड के थ्रू अगर हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं तो वो ज़्यादा इजी होगा मैनेज करने के लिए. अब मैं आपको बताऊं क्यों. आप UI के ऊपर जब आप वो सर्वर आपने एक बार बना लिया, ठीक है, अगर आपको ऐसे 100 सर्वर्स बनाने सेम कॉन्फ़िगरेशन के भले तो आपको 100 दफ़ा क्लिक 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 करना पड़ेगा या फिर आपको टेराफॉर्म ने आपको एक आसान तरीका बताया जो कि सिंपल. इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें एक ही दफ़ा हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एक सर्वर की और उसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसको हमें इतने सर्वर्स बनाने हैं इस सेम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए. IAC ज़्यादा आपके पास एडवांटेजेस होती है क्योंकि आपने AW लाइक किसी भी क्लाउड के ऊपर आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना लिया, ठीक है, और वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है. अगर वो किसी से गलती से डिलीट हो जाता है या उसमें चेंजेस हो जाती हैं तो वो आपके लिए एक हैसल हो जाती है. या आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को माइग्रेट करना है एक रीजन से किसी और रीजन पे तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया टेराफॉर्म ने. क्योंकि टेराफॉर्म में अगर कोड बनाया
उस कोड को आपने अप्लाई कर दिया किसी भी क्लाउड के ऊपर, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया एक बार, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाउड पे बना हुआ है और जो आपके पास जो कोड में बना हुआ है, वो दोनों सिंक होते हैं आपस में। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने AWS के ऊपर जाके चेंजेस कर दी, सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज कर दिया कि एक न्यू आईपी डाल दी कि इस आईपी को अलाउ कर दें पोर्ट 80 के लिए, या कोई भी पोर्ट हो सकती है। तो आप जब नेक्स्ट आपने डेली रूटीन में आपने टेराफॉर्म को चेक किया कि टेराफॉर्म आपने प्लान करके देखा, आपने टेराफॉर्म प्लान किया, आपको पता चला कि सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस हुई हैं। आप वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वो चेंज किस लिए हुई है, अगर चेंज सही नहीं हुआ है, किसी से गलती से हुआ है, तो आप उसको विद इन सेकेंड रिवर्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट टेराफॉर्म प्लान प्लान चलाना है, वो प्लान में आपको बताएगा कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप में आईपी ऐड हुई है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये कोड में नहीं है, ये कोड में आपने डिफाइन नहीं किया, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद आप टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे ही अप्लाई करेंगे वो सिक्योरिटी ग्रुप में से वो आईपी डिलीट हो जाएगी, वो टेराफॉर्म करता है। ठीक है, यूजिंग IAC manage infrastructure via source control, thus providing a detailed audit trail for changes। जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऑडिट ट्रेल बता देता है जो भी चेंज किए हों, जैसे आपने बहुत सारे चेंज कर दिए AWS के ऊपर, और आपका जो शुरू का कोड था वो और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब टोटली डिफरेंट है। फिर जब आप ऐसे देखते हुए आप जब टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे, तो वो आपको बताएगा कि ये जितने भी चेंजेस हुए हैं ना, ये सब डिलीट होंगे क्योंकि कोड में आपने डिफाइन नहीं किए हुए। और अगर वो चेंजेस सही हैं जो आपने यूआई के ऊपर कर दिए, यूजर इंटरफेस के ऊपर कर दिए, लेकिन आपने कोड में नहीं लिखे हैं, तो उसका भी तरीका दिया टेराफॉर्म ने कि अगर आपने यूजर इंटरफेस के ऊपर अगर आपने कोई कुछ भी चेंज किया है, तो वो आप टेराफॉर्म कोड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। एज अ रिसोर्स आप उसको इंपोर्ट करेंगे, उसका एक पहले शुरू में एक रिसोर्स का एक खाली ब्लॉक बनाएंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे, और उसका जो बेसिक जो कोड होंगे जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट होंगे, वो लाइंस आपने लिख देंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपका कोड जो है वो सिंक है, मतलब कोड से हट के जो भी चेंजेस होंगे वो टेराफॉर्म डिलीट कर देगा आपकी अगले अप्लाई के ऊपर। ओके, अप्लाई टेस्टिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने टेराफॉर्म का कोड लिख दिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कोड करेगा क्या। ठीक है, कोड सही है कि भी नहीं। तो आपको अगर सिंटेक्स चेक करना है, तो उसकी कमांड होती है टेराफॉर्म वैलिडेट। टेराफॉर्म वैलिडेट क्या करता है, आपकी जितनी भी टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट्स होती हैं, उसके कोड के सिंटेक्स को वैलिडेट करता है कि ये सिंटेक्स सही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल वो पास हो जाता है, तो उसके बाद आप टेराफॉर्म इनिशियलाइज कर सबसे पहले तो आप टेराफॉर्म इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद वैलिडेट करें, उसके बाद आप प्लान चलाएं। जब आप प्लान चलाते हैं ना, प्लान बेसिकली आपका एक जो कोड होता है उसका ड्राई रन होता है। वो आपको रिजल्ट बता देता है कि ये चीज़ें आपके यूआई के ऊपर बनने जा रही हैं, लेकिन अभी बनेंगी नहीं क्योंकि ये ड्राई रन है। अगर आपने प्लान देखा, आपने शुरू में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड बनाया, आपने टेराफॉर्म प्लान किया, प्लान करने के बाद आपने देखा कि ये चीज़ें बन रही हैं। अगर चीज़ें सही बन रही हैं, वेल एंड गुड। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई जो होता है वो पहले आपका ड्राई रन करता है, सारा रिजल्ट देता है कि आपकी ये चीज़ें बनेंगी, EC2 सबनेट्स VPC वगैरह वगैरह। और उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपको ये रिजल्ट सही लग रहे हैं या इज इट गुड टू अप्लाई।
वहाँ पे आपको कंफर्मेशन देनी होती है यस या फिर नो की। यस देते हैं, अगर आप यस लिखते हैं तो आपका वो कोड चलना शुरू हो जाता है, वो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आप नो लिखते हैं तो वो अप्लाई नहीं होता। Avoid written documentation since the code itself will document the state of the machine. This will particularly powerful because it means for the first time that the infrastructure documentation is always up to date. जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टेट फाइल में अप टू डेट रहती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये यूआई और कोड आपका सिंक में रहता है। ये जैसे ही आपका आपका यूआई के ऊपर चेंज होता है, आपका कोड डिटेक्ट कर लेता है जब जब आप नेक्स्ट आप अपने कोड में प्लान चलाते हैं। Enable configuration around infrastructure configuration and provisioning, most notably between devs and ops. अब इसके अंदर ये है कि आप मल्टीपल जो आपका जो कोड है उसके बाद मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं और अपने अपने आइडियाज़ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। टेराफॉर्म के बेनिफिट्स पे जाते हैं। सुपर पोर्टेबिलिटी। You have one tool and one language for describing infrastructure for GCP, AWS, OpenStack and any other cloud. जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास एक टूल है Terraform, एक लैंग्वेज है HCL HashiCorp लैंग्वेज। सिर्फ ये एक एक चीज़ ही यूज़ करनी है आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, वो भले GCP में हो, AWS में हो या Azure के अंदर हो या किसी भी क्लाउड के अंदर हो। ठीक है, आपको सिर्फ रिसोर्सेज के जो नेम्स हैं वो चेंज होते हैं, जैसे हर क्लाउड में अलग अलग नेम्स हैं। The whole infrastructure is maintained as code, so incremental changes in resources is not an issue. तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा एज अ कोड आप मेंटेन कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल चेंजेस मींस ये होता है कि आपने एक बेसिक कोड बनाया, आपने EC2 बनाया, आपने VPC बनाया, आपने 2 सबनेट बना दिए। इंक्रीमेंटल चेंज ये हुआ कि आपने एक और तीसरा सबनेट भी बनाना है। तो इट्स नॉट एन इशू। वो एक सबनेट आप जहां आपका सबनेट की फाइल है, सबनेट का जो मॉड्यूल है, उधर जाके आप एक और सबनेट का ब्लॉक ऐड कर देंगे और वो सबनेट सेम VPC में आपका वो सबनेट बन जाएगा। Powerful support for networking. To create an on-premise data center, it may take months, but using Terraform, it can be done in few hours. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको कभी आपने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर कोड में बना लिया, आपने पूरा डेटा सेंटर खड़ा कर दिया, उसके बाद आपको वो डेटा सेंटर माइग्रेट हो रहा है कहीं और, तो आपको घंटों लगाने की ज़रूरत नहीं है जो आपने शुरू में टेराफॉर्म के कोड के लिए लगाया। आपने सिंपल उस जहाँ पे भी आप माइग्रेट हो रहे हैं वहाँ का आपको एक्सेस चाहिए, वहाँ की आपको जैसे अगर क्लाउड में है तो आपको वहाँ का बस प्रोवाइडर चेंज करना है, आपने रीजन चेंज करना है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आप टेराफॉर्म प्लान इनिशियलाइज करेंगे, प्लान करेंगे, अप्लाई करेंगे और जहाँ पे आपको शुरू में टेराफॉर्म में थोड़ा टाइम लगा था, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा सेंटर बनाने में आपको 1 मंथ लगा था टेराफॉर्म के अंदर, वहाँ आपको ये मेरा नहीं ख्याल कि 1 दिन से भी ऊपर लेगा। State maintenance. All the objects created by Terraform shall be recreated if deleted by any other process. एक ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका फॉर एग्जांपल एज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है आपका किसी भी क्लाउड के ऊपर, आपके किसी पीयर ने गलती से EC2 को डिलीट कर दिया। अब आप वो डिलीट हो गया लेकिन आपको फटाफट उसको बनाना है वापस विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फॉर एग्जांपल वो बनाया था UI पे, आपने सिर्फ कोड में लिखा था, ठीक है, और मतलब आपको बताते हैं कि ये
EC2 डिलीट हो गया है। तो आप जैसे ही टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे वो टेराफॉर्म डिटेक्ट कर लेगा ये EC2 डिलीट हो चुका है, ये मैं वापस बनाऊंगा विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो वो प्लान में आपको शो कर देगा विद द प्लस साइंस। उसके बाद आप टेराफॉर्म जैसे ही अप्लाई करते हैं वो सेम EC2 आपका UI के ऊपर बन जाएगा। allows import of existing resources to bring them in the terraform state। जो चीज़ मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी कि अगर आपने UI के ऊपर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिट चेंजेस कर दिए हैं, तो टेराफॉर्म अलाउ करती है कि वो जो चेंज हुए हैं अगर आपने सही किए हैं तो उसको इंपोर्ट कर लें आप अपने कोड में, ताकि कोड और UI सिंक में रहे। जो चीज़ कोड में वही चीज़ आपके UI के ऊपर होती है। IAC मेक्स चेंजेस कंसिस्टेंट, रिपीटेबल एंड प्रिडिक्टेबल। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप सबनेट में एडिशन करते हैं तो सबनेट में ही ऐड होगा, ठीक है। रिपीटेबल के लिए जैसे सेम कॉन्फ़िगरेशन की कोई चीज़ बनानी है तो आप रिपीटेबल अमाउंट में उसको जल्दी जल्दी बना सकते हैं लूप लगाकर। इन शॉर्ट वी यूज टेराफॉर्म फॉर ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन। टेराफॉर्म का वर्कफ्लो कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्लाउड्स हैं, एजोर है, AWS है, GCP है, डिजिटल ओशन है, ओरेकल है, और भी बहुत सारे अनगिनत क्लाउड आ गए, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, मैं टेराफॉर्म का कोड लिख रहा हूँ, फाइल नेम डॉट tf, कुड बी एनीथिंग। उसके बाद जो टेराफॉर्म के अंदर हमने सबसे पहले काम करना है इनिशियलाइज। टेराफॉर्म इनिशियलाइज होती है। अगर आपको अपनी फाइल को वैलिडेट करना है तो आप टेराफॉर्म वैलिडेट करेंगे इनिशियलाइजेशन के बाद, फिर आप प्लान करेंगे। प्लान से क्या होता है, आपका एक ड्राई रन हो जाता है, आपको पता चल जाता है आपका कोड क्या करेगा। आपका कोड कुछ डिलीट तो नहीं कर रहा, बाय मिस्टेक हो जाता है कोडिंग में, ठीक है। इफ प्लान इज गुड टू गो देन यू शुड गो फॉर द अप्लाई। व्हेन यू गो फॉर द टेराफॉर्म अप्लाई पहले ड्राई रन करेगा, उसका परमिशन मांगेगा। इफ यू से यस देन it will create the infrastructure on the AWS। अगर आपको किसी भी रीजन से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट करना है तो वो आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय से कर सकते हैं, ठीक है। तो टेराफॉर्म एग्जीक्यूटेबल से टेराफॉर्म प्रोवाइडर जो कि ये क्लाउड्स हैं, वहाँ पे API के थ्रू जो क्लाउड में हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो बनाता है और वो टेराफॉर्म में ऐड कर देता है। Okay, so QA time. Kindly raise your hands if you have any questions, concerns. Cloud formation is as we do with the Terraform। जी, क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो एक महदूद हो जाता है आपके AWS के लिए, ठीक है। आप क्लाउड फॉर्मेशन अगर यूज़ करेंगे तो आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो AWS के लिए ही महदूद हो जाएगा। वो सेम क्लाउड फॉर्मेशन का कोड आप एजोर के लिए या GCP या किसी और क्लाउड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टेराफॉर्म का आपके पास एडवांटेज है। जी सलमान। Assalamu alaikum. Actually, I just wanted to means differentiate between Terraform and CloudFormation, or any other thing means like with from which we can create infrastructure as a code in AWS, GCP, or Azure. एज आई टोल्ड यू, जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो आपका AWS के लिए ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप क्लाउड फॉर्मेशन से एजोर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते।
So why should you learn the cloud formation? आप टेराफॉर्म सीखें। टेराफॉर्म से ये होगा कि आपको एक टेराफॉर्म के जो कोडिंग लैंग्वेज है उसका आपको आइडिया हो जाएगा, आपको वो आ जाएगी। तो आप उससे किसी भी कोई भी प्रोवाइडर, वो एजोर हो चाहे एडब्ल्यूएस हो चाहे जीसीपी हो, उसके ऊपर आप बना सकते हैं। That's okay. But for example, if you talk about only AWS, right? So we have two हम्म। options: Terraform and CloudFormation. Which या one is best and why? वेल, फॉर एग्जांपल आप अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सिर्फ एडब्ल्यूएस यूज़ हो रहा है, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मैं क्लाउड फॉर्मेशन सीख लेता हूँ, मैं क्लाउड फॉर्मेशन से ही बना लूँगा। इन फ्यूचर आपकी कहीं और जॉब लगी, आप एजोर, अब उनके पास क्लाउड है एजोर का, अब आप फंस गए। नहीं, फंसने की बात नहीं है। नहीं, आपको फिर टेराफॉर्म सीखना पड़ेगा, राइट? तो आप शुरू में क्यों ना टेराफॉर्म सीखें। यूजेबिलिटी और उसकी वाइड रेंज ऑफ प्रोवाइडर्स वाली बात जो है, दैट इज अनदर थिंग। हम्म। ठीक है। हम्म। एक टेक्निकली फॉर एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ मींस स्पेशलिटी में अगर देखें तो हमें कोई डिफरेंस तो होगा आई गेस, मेरे ख्याल से। अदरवाइज व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर टेराफॉर्म ऑटोमेशन एंड मींस क्लाउड फॉर्मेशन वाज देयर। एक और टूल जरूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये रीजन पता नहीं, शायद अगर ऐसे ही है तो फिर तो ठीक है। अम, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे, एक बेनिफिट ये भी है कि जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताए थे कि इसके अंदर बेनिफिट है आपको इंपोर्ट का, ठीक है, आपका कोड और यूआई के सिंक्रोनाइजेशन का, ये वो एक एडवांटेजेस में आते हैं। राइट राइट राइट। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।